नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, इस वक्त जब आप अपने घरों पर बैठकर अपने अपने टेलीविज़न सेट पर या मोबाइल्स पर या टैबलेट और पीसी पे इस डिबेट को देख रहे होंगे, ठीक इसी वक्त हमारे हजारों भाई बहन, बच्चे, उनकी संपत्तियां, पशु, ये सब भारी मुश्किलों में हैं। उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों में बाढ़ आई हुई है। कोरोना के इस भीषण काल में जब लोगों के समक्ष खाने पीने का संकट विद्यमान है, उस वक्त उत्तर प्रदेश के 16 जिले के तकरीबन 1000 गांव बाढ़ के शिकार हो चुके हैं। मेरठ के हस्तिनापुर से लेके देवरिया तक बाढ़ का प्रकोप है और एक दो जनपद नहीं, 16 जनपदों में बाढ़ आई हुई है। लेकिन ना तो ये अखबारों के लिए मुद्दा है, ना टीवी के लिए मुद्दा है, ना आपके लिए मुद्दा है। आप कल्पना करिए कि जिस वक्त लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई हों, खाने पीने का संकट हो, ऊपर से इस बाढ़ की विभीषिका ने लोगों के जीवन में भारी मुश्किलें उत्पन्न कर दी हैं। ज़्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग लखनऊ रहते हैं वो जाके बाराबंकी, गोंडा देख लें, किस कदर वहाँ तबाही बर्बादी के हालात हैं। 1000 से ज़्यादा गांव बुरी तरह से प्रभावित हैं और वो सामान्य जनजीवन से कट चुके हैं। लोगों के पास खाने पीने का नहीं है, उनके घर बाढ़ में डूब चुके हैं, उनके समक्ष रोज खाने पीने का संकट आ गया है। गांव का गांव घिर गया है, सड़क नहीं चल रही है, नावें चल रही हैं, सड़क पे वाहन नहीं है, नावें चल रही हैं। जल प्रलय जैसे हालात हो गए हैं उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में। ये जो तराई की बेल्ट है, ये सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित रही है। और थोड़े मोड़े लोग नहीं, लाखों की आबादी, बहनों भाइयों, लाखों की आबादी बर्बादी की शिकार है, परेशानी की शिकार है, भयावहता की शिकार है। मैं जो दृश्य दिखा रहा हूं, ये तो कुछ सामान्य दृश्य हैं। आप सोचिए कि बिजली नहीं, पानी नहीं, खाने पीने को अनाज नहीं, दवा नहीं, माचिस तक नहीं, मिट्टी का तेल नहीं, आग की जल, खाने पीने का राशन नहीं, दवाएं नहीं। लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? भारी मुश्किल में है हमारे लाखों भाई बहन। जब हम और आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, ठीक उसी वक्त हमारे लाखों भाई बहन किस भारी मुसीबत में फंसे हैं, ये देखकर रोंगटे खड़े होते हैं, कलेजा मुंह को आता है, मन विचलित होता है, मन बहुत व्यथित होता है, बेचैन होता है, रोष उत्पन्न होता है कि हम इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद हम अपने लाखों भाई बहनों को इस कदर अनाथ छोड़े हुए हैं। इनको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये गरीब हैं। इनकी कोई सुध नहीं लेता, क्योंकि ये वोट बैंक नहीं है। इनकी कोई सुध नहीं लेता, क्योंकि ये मेट्रो में नहीं रहते। इनकी कोई सुध नहीं लेता, क्योंकि इनकी जातियां पता नहीं है। इनकी कोई सुध ही नहीं लेता, क्योंकि यहां हिंदू मुसलमान नहीं मिलेगा। इनकी कोई सुध नहीं लेता, क्योंकि यहां सीएए एनआरसी नहीं आता। सरकारों की संवेदनहीनता स्पष्ट परिलक्षित है बहनों भाइयों, स्पष्ट। ये 16 जिले पिछले कई हफ्तों से तबाही की तरफ हैं, बर्बादी है यहां पे। पर मजाल की सरकार ने कोई कार्रवाई की हो, मजाल है कि यहां पर कोई भारी राहत का काम किया गया हो। कुछ जगहों पे थोड़ा सा सामान बांट के, आटा बांट के, आलू बांट के, उसको राहत और इमदाद के नाम पर राहत कंट्रोल रूम जो लखनऊ में बना है वहां नोट कर लिया जाता है, इतना बांट दिया गया है। भाई साहब, अगर बांट दिया गया है तो ये जनता कहां क्यों परेशान है, क्यों तड़प रही है? और हर बार बाढ़ क्यों आती है? हर बार ये तबाही क्यों लाती है? 70 सालों से यही हो रहा है। हर सरकार यही कहती है, बाढ़ नहीं आने देंगे, पहले से सब अरेंजमेंट है, बंदा बन गया, ये बन गया, वो बन गया। क्या हालात है मौके पे? तबाही, बर्बादी, ये हो क्या रहा है? आप दूसरों से अलग कैसे हो भाई साहब? आप भी तो वही कर रहे हो जो दूसरे कर रहे हैं। इन गरीबों की आखिर कोई सुनता क्यों नहीं है? इनकी गलती क्या है? मुझे बताया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनका कसूर क्या है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन्होंने क्या खता की है। क्या सम्मान के साथ रहने का हक किसी को नहीं है? क्या हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम इन लाखों लोगों को
सामान्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकता? क्या बाढ़ की समस्या से हम निपट नहीं सकते? हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है? आरोप लगाने मुंह भर भर कर लोग तो चले आते हैं पॉलिटिकल बयानबाजी के लिए, लेकिन इन गरीबों की बात आती है कोई नहीं सुनता, इनकी कोई बात भी नहीं करना चाहता, इनके विषय में कोई बात भी नहीं उठाना चाहता। 2 दिन हो गए विधानसभा चलते, मजाल है कि आपके किसी जनप्रतिनिधि ने बाढ़ के इस मुद्दे पे चर्चा की हो? हजार लानत अगर किसी ने की हो, कोई राय सामने बताए कि मैंने विधानसभा में छाती पीट की ये बात कही हो। किसी ने नहीं बोला, एक आदमी ने नहीं बोला, किसी ने इस कंसर्न को नहीं उठाया कि 16 जनपद के लाखों लोग कहां परेशान हैं, इनकी सुध कोई लेगा कि नहीं लेगा? लंबे लंबे भाषण देने वाले घंटों बाढ़ की इस विभीषिका पर मौन है, शांत है, और ब्यूरोक्रेसी को तो ये सूट करता है। जब राजनीतिक लोग खुद नौकरशाही को बचाने के लिए कंबल लेकर आते हों और उनकी गलतियों पर पर्दा डालते हों, तो आप क्या व्यवस्था से यकीन करेंगे और क्या उम्मीद करेंगे कि उस जिले में या उस जिले के लोगों को कोई फायदा होगा? आप पूछिए अपने जनप्रतिनिधियों से, आप अपने पूछिए सांसद, विधायक और मंत्रियों से कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, कौन सी सरकारी मदद लेके आए? कागज वाली मदद नहीं, इतना बांट दिया, प्रेस नोट जारी हो गए, वो वाली नहीं, वास्तविक मदद क्या हुई है? ये सवाल बनता है बहनों भाइयों, और ये एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे लाखों भाई बहन भारी मुसीबत में, हमारा आपका कर्तव्य है कि हम सामने आए, आवाज उठाएं, सरकार को जगाएं और उनको तक मदद पहुंचाएं। तो मेरे साथ आज के कार्यक्रम में ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, हरनाम सिंह बहुत जाने माने किसान नेता मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं, दीपक सिंघल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव हैं, मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं, और फार्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड अनिल गुप्ता साहब मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मैं आप सबका बड़ा अभिनंदन करता हूं कि एक सामाजिक सरोकार के मुद्दे पे जिस पे कोई बात करना पसंद नहीं करता लखनऊ में, आप सब जमा हुए और आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला। भाई ओपी सिंह, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आप खुद किसान परिवार से हैं, आप खुद जिस जनपद से आते हैं वो बाढ़ से प्रभावित रहता है। हर साल हम सुनते हैं कि सरकारें ये कर रही हैं, सरकारें वो कर रही हैं, पर नतीजा आपके सामने है कि 16 जिले के 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ की विभीषिका से ग्रस्त हैं। आप क्या कह रहे हैं? ब्रजेश जी, बाढ़ राहत सरकार की उच्च प्राथमिकता है और ऐतिहासिक व्यवस्था की गई है। आपका दर्द जो गांव के गरीब का दर्द है, उस दर्द को निश्चित रूप से आप अपने चैनल पर ला रहे हैं और बता रहे हैं, लेकिन अगर हम जो कोई दावा करते हैं तो आप अगर उसको कागजी मानते हैं और धरातल पर उसको अगर सही नहीं मानते तो बात अलग चीज है। लेकिन सरकार ने जो भी 16 जनपद आपने बताया, 875 गांव प्रभावित है, जिसमें से 578 गांव बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। इन इलाकों में जो तटबंध है उनको बाढ़ से पहले मजबूत किया गया है, और इस बाढ़ की विभीषिका में हमारा एक भी तटबंध क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। मैं आपको टोकना चाहूंगा, गोंडा का आपका तटबंध टूटा है, मेरठ में हस्तिनापुर का आपका तटबंध टूटा है। आपके दावे अनुचित हैं ओपी सिंह जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात आपने कही। ब्रजेश जी, हमने तो अखबार में कहीं नहीं पढ़ा तटबंध टूटा है, हो सकता है क्षतिग्रस्त हुआ हो। 2 जगह टूटे हैं, गोंडा में और हस्तिनापुर में। ठीक है, हो सकता हुआ, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि जितने लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं, और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में उनको 24 घंटे के अंदर। भाई साहब, आपने तो कहा कि इस बार बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ आई कैसे? आपने तो कहा सारे तटबंध बन गए हैं, इस बार बाढ़ आने ही नहीं देंगे, बाढ़ जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं होगा। अब कैसे हो गया मेरे दोस्त? ब्रजेश जी, आप सीनियर एडिटर हैं, ये दैवीय आपदा को हमारा और आपका रोक पाना भाई साहब बिल्कुल रोक सकते हैं अगर आपने समुचित इंतजाम किए होते। ये दैवीय आपदा क्या होती है? नहीं, आप ये बताइए कि अगर अतिवृष्टि होती है और प्रदेश के जो सीमाएं हमारे जिन प्रदेशों से लगी है, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, इनसे जो नदियों के पानी, नालों के पानी, ये जो बारिश के तो स्वीकार करिए कि आपके पास कोई वाटर मैनेजमेंट नहीं था,
स्वीकार करिए कि आपके पास बाढ़ से निपटने की कोई तैयारी नहीं थी, नहीं, ब्रजेश स्वीकार जी, करिए कि आपने आप कोई बताइए। अरेंजमेंट नहीं किए नहीं, थे, नहीं, स्वीकार बिल्कुल, करिए कि बाढ़ बिल्कुल आने के नहीं। बाद भी आपने कुछ नहीं किया। बिल्कुल नहीं। आप ये बताइए कि पूरे देश में जहां जहां बाढ़ आई है, क्या हम उसके बचाव कर सकते हैं? हम अपना पूरी उसमें ताकत लगा सकते हैं, हम बाढ़ पीड़ितों को राहत दे सकते हैं। आप लेकिन 23 करोड़ रोक जनता को पाना- आज बताइए ओपी सिंह जी कि आप बाढ़ से नहीं बचा सकते हैं, खुद बचिए, आप बिल्कुल बोलिए। बचा रहे हैं, बिल्कुल बचा रहे हैं। और अगर हम बचाते नहीं तो ये विपक्षी पार्टियां जो अपना नैतिक उत्तरदायित्व और इनका धर्म है, ये कहीं विरोध किया है कि हमने जो है बाढ़ से जो है व्यवस्था नहीं किया। अच्छा, तो एक मतलब जगह की विपक्ष रिपोर्ट विरोध बताइए, करे। जहां पर जो है मैं किसी तो जिले मानता में हूं उत्तर किसी- प्रदेश में विपक्ष है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष कहां है? अगर विपक्ष ये होता सब- तो ये 16 जिलों में जो बाढ़ की विभीषिका आई है, ब्रजेश मिश्रा जैसे लोगों को चैनल पे चीख चीख के नहीं कहना पड़ता है। विपक्ष है कहां? अब ये सत्य हम यही तो कहेंगे आपकी काबिलियत है कि इसको विपक्ष स्वीकार- को आपने विपक्ष के लायक नहीं छोड़ा। नहीं, विपक्ष को जनता ने लायक नहीं सोचा, ओके, जनता ने उनको ऐसा है विपक्ष कि के लायक आपके नहीं परम छोड़ा। मित्र, मैं ऐसा करता हूं आईपी सिंह को बुला लेता हूं, आपके बहुत पक्के दोस्त हैं, समाजवादी पार्टी जी। में हैं आजकल, वहां के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आईपी सिंह जी बहुत स्वागत। भाई, ये 16 जिलों में तबाही बर्बादी बाढ़ की वजह से आई हुई है जी। और देखिए कैसा छाती ठोक के ओपी सिंह ने कहा कि विपक्ष तो उठा ही नहीं रहा। ब्रजेश मिश्रा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए ब्रजेश जी, मुझे आपकी बातों पर आपत्ति है कि विपक्ष दिखता नहीं है, विपक्ष है नहीं। जब ये योगी सरकार देश क्या दुनिया में 19,700 एफआईआर कोविड को लेकर किया, तो उसमें अधिकतम तो विपक्ष के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। जयराम, पंडित जयराम पांडे, मुझे मेरी बात आ जाने दीजिएगा जी। पंडित जयराम पांडे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे संत कबीरनगर में। जब वो बाढ़ पीड़ित गांवों में गए, उनके 47 कार्यकर्ताओं के साथ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया। दूसरी तरफ राकेश सिंह चंदेल, जो जूता खाने वाले विधायक थे, आपको याद होगा कि जूता कांड हुआ था, उन्हीं गांव के दूसरे दिन दौरा करने गए तो एक भी उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ। तो सरकार अपना और पराया करती है। आज एफआईआर से डर जाओगे आईपी सिंह? एफआईआर से डरते हो इसका मतलब? छोटी छोटी सरयू का 130 डरते हो एफआईआर से आप? 130 गांव डूब गए। मुख्यमंत्री खुद दौरा करने गए, उनके मंत्री हेलीकॉप्टर लेकर दौरा करने गए, अपर मुख्य सचिव जो अवनीश अवस्थी वो दौरा करने गए। उसके बावजूद भी तो कहिए ना खुल के कि आपको एफआईआर से डर लगता है। बोलिए कि आपको एफआईआर से डर लगता है। खराब हो गया, इसको आप बोलिए कि आपको एफआईआर से डर लेकिन ये लगता है। निकम्मी सरकार, निकम्मे अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और इन्होंने एक बात नहीं सुनी। यही कारण है कि जिस आपदा की बात बीजेपी करती है, ये रटी रटाई बात जो मोदी करते हैं, वही राज्य जो बीजेपी की राज्य सरकारें हैं या योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वही बात करती है। घपले और घोटाले में ये सरकार फंसी हुई है। चाहे लखीमपुर का मामला हो, चाहे गोंडा का हो। राधा मोहन विधायक हैं बीजेपी के 4 बार के, और गोरखपुर जो योगी जी का संसदीय क्षेत्र है, शहर के अंदर कमर भर पानी में आईपी सिंह जी, मेरे ऊपर गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं है। नगर डूबा हुआ आईपी है। सिंह जी, मैं आपका निवेदन करूंगा, मेरे ऊपर गुस्सा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, जब आप निष्पक्षता से बात रखेंगे तो मैं कतई आप पर सवाल नहीं करूंगा। लेकिन ये जो 20,000 एफआईआर दर्ज हुई है, ये विपक्ष के ऊपर हुई है, आम जनता के ऊपर ये तानाशाही अरे है। पत्रकारों ने भी एफआईआर झेली है, कोई आपने अकेले में नहीं मेरे झेली। ऊपर खुद 2 एफआईआर, मेरे भाई के ऊपर एफआईआर, सीनियर आईएएस रहे सूर्य प्रताप सिंह आईएएस के ऊपर, ईमानदार अफसर के ऊपर एफआईआर। ये एफआईआर योगी सरकार और उनसे ओके, ऑलराइट, उमाशंकर पांडे। ओके, आईपी सिंह जी, विपक्ष सड़कों पर थैंक यू आईपी सिंह संघर्ष जी, करेगा, ऑलराइट, लाठियां उमाशंकर पांडे पड़ती हैं। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दौड़ा कर व्यापारियों को, जनता को मार रहा था। आप तसल्ली से कोई दूसरों की SDM बात नहीं सुनिए। मार रहा था, आईपी सिंह, पुलिस नहीं मार रही आप थी। दूसरों की बात ये सुनिए। तानाशाही योगी ओके, सरकार, योगी थैंक यू, मार रहे थे, थैंक यू, क्योंकि थैंक यू, उन्होंने खुद कड़ाई थैंक यू बरतने के आदेश दिए थे। ऑलराइट, अब दूसरों की बात तसल्ली से सुने। उमाशंकर पांडे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भाई उमाशंकर जी, 16 जिले, 1000 से ज्यादा गांव, लाखों लोग प्रभावित हैं, आप लोग के मुंह से आवाज तक नहीं फूटती? क्या बात क्या है, चक्कर क्या है?
ब्रजेश जी देखिए, मैं जानता हूं आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। मैं मन की तकलीफ है, व्यथा है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल मेरे सही भाई है। बहन अगर भूखे सो रहे हैं तो मेरे गले से निवाला नहीं नीचे जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ये हम सबकी पीड़ा है। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आदरणीय अजय और ओपी कुमार, सिंह भी नहीं खाएंगे खाना, मुझे पूरा यकीन है। आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी अभी 3-4 दिन पहले ही बाराबंकी, बहराइच और खुद उनका जो जिला है तमकुही राज, जो कुशीनगर की विधानसभा है, वहां पर भी बाढ़ की विभीषिका हर साल आती है। और अजय लल्लू जी पूरी तरह पानी में बताओ मैं पूरा शंकर जी, लोगों बाढ़ के मुद्दा है या गांव नहीं है? जा जाके मिलते बाढ़ हैं। मुद्दा है या नहीं है? बिल्कुल बाढ़ मुद्दा है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब योगी जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे उस समय करीब 1 लाख परिवार जिनके खेत, घर, आंगन सब कुछ पानी की विभीषिका में बह गए, तब योगी जी वहां गए थे और उन्होंने कहा था कि अगले साल से बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ की समस्या से निजात दिला दी जाएगी। लेकिन आज 3 साल बीत गए, आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है और 5000 से ज्यादा गांव पिछले 3 सालों में बर्बाद हुए हैं सिर्फ बाढ़ की विभीषिका के कारण। और स्थिति यह है कि योगी जी बाढ़, बेरोजगारी, बलात्कार, भय, भूख, भ्रष्टाचार किसी पर भी लगाम नहीं लगा पाए हैं, किसी पर भी काबू नहीं पा पाए हैं। सिर्फ एक काम वो कर पाए हैं, इवेंट मैनेजमेंट और तमाम तरीके के झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना। थैंक यू। ओके, दीपक सिंघल जी मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के। सिंघल साहब, बहुत स्वागत आपका। आप लोगों ने 30-38 साल नौकरी की उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये जो इलाका है, आप तो इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी हेड किया आपने 5 साल। आप मुझे बताइए कि क्या कारण है कि तराई के इस इलाके में बाढ़ की समस्या समाप्त नहीं हो पाई? आप भी 5 साल यहाँ प्रमुख सचिव सिंचाई रहे। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको एक चीज़ अवगत कराना चाहूँगा कि बाढ़ का जो इस एरिया में आते हैं, हमारे यहाँ 6-7 रिवर बेसिन्स हैं। और जो इस एरिया का बेसिन है, सोन बेसिन, गंडक बेसिन, घाघरा बेसिन के बारे में हम भी जब 4 साल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तो हमेशा ये कहते थे जब तक इसका माइक्रो प्लान पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो बाढ़ आती है ये नेपाल साइड से आती है और हमारे सब लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है उत्तर प्रदेश में कि ये बाढ़ आने का कारण क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। मैं 2-3 चीज़ आपको बताऊंगा कि सब लोग कहते हैं कि साहब, ये कहते हैं कि साहब बाढ़ अगले साल नहीं आएगी। जब आपको, अगर आप पूरा बाढ़ का पूरा माइक्रो डिटेल प्लान अवेलेबल हमने बनवाया था अपने समय पर भी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कम से कम उस पर एक बार एक बहस और चर्चा जनप्रतिनिधियों के समक्ष होनी चाहिए पूरे माइक्रो प्लान में कि कहीं क्या उत्तर प्रदेश में उसके संसाधनों की ज़रूरत कितनी है। आपकी आज की तारीख में हमने चेक किया था, अभी नेपाल से कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। आपको यही नहीं मालूम कि नेपाल से पानी कितना आ रहा है और किस जगह से आ रहा है, करनाली नदी से कितना आ रहा है, नारायणी नदी से कितना आ रहा है। तो जब आपको एडवांस प्लानिंग इसके लिए करना पड़े। दूसरा बात है रिसोर्सेज के लिए। पहले इसके देखिए, बाढ़ के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी फंडिंग जो है 3 जगह से होती है, भारत सरकार से और एक प्रदेश सरकार से और एक नाबार्ड से। भारत सरकार ने फंडिंग पिछले 2-3 वर्षों से बंदी कर दी है इसकी उठा के। तो और कोई भी प्रदेश सरकार की टोटल फंडिंग जो है 200-250 करोड़ की फंडिंग है। अब 250 करोड़ में उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोक पाना न केवल काल्पनिक है बल्कि असंभव है। मैं आपको बिल्कुल ट्रुथ बता रहा हूँ। तो इस ना यहाँ कभी कहीं जियो ट्यूब्स लगी है, ना जियो पाइप्स लगी है, ना नया कोई टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो इस प्रकार से जो हमारे मन में ये हो गया है कि पब्लिक से ये समझ लें कि भाई तो आती रहेगी, हर साल आती रहेगी। ये बाढ़ इतना बड़ा विषय है, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। इसके लिए तो बिल्कुल अलग से एक पूरा कोर ग्रुप बनाना पड़ेगा। बाढ़ के प्रिवेंटिव साइड के लिए कम से कम 2-3 वर्ष काम करना पड़ेगा, तब जाके बाढ़ की आपको तो 5 साल लगातार मिले ना प्रमुख सचिव सिंचाई के तौर पे। आपको लोगों को 5 साल पूरे भी मिले, करना पड़ेगा। आपके अपने कार्यकाल में आपने ये योजना क्यों नहीं बनाई, ये माइक्रो मैनेजमेंट क्यों नहीं किया? मैं ब्रजेश जी, मैं आपसे कह रहा हूँ माइक्रो मैनेजमेंट के सारे ग्राफ्स, चार्ट्स इरिगेशन डिपार्टमेंट में आज ही मौजूद हैं और वो अगर पिछले 40 साल में देखें वो 4 साल में बन के वहाँ पे रखे हुए हैं। सारे माइक्रो डिटेल्स कोई देखे तो, और देखने के बाद सामने रखे और उच्च स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे उन माइक्रो डिटेल्स की चर्चा की जाए। हर डिटेल के लिए संसाधन चाहिए। आपको रीओरिएंट करने के लिए मैंने आपको खुद कहा, मान लीजिए आपको वहाँ चाहिए 20,000 करोड़ रुपए,
अभी हम लोग न्यू ऑर्लियन में मैं देखने खुद गया था यूएस में, एक थोड़ा हेरिकेन आया था, वहां करने के लिए उसको 17,000 करोड़ रुपए लग गए थे एक ही शहर को ठीक करने के लिए। तो मतलब सिंघल साहब, अब उत्तर तक प्रदेश के जनता 16 को जिलों में मूर्ख 200 बनाया करोड़ जाता का है अगर आप कि investment हम बाढ़ करेंगे से तो निपट बाढ़ की लेंगे, पूरी परिकल्पना तैयारी आपकी है, priority- ये बंदे बन गए, वो बंदे बन गए, हमने ये अरेंजमेंट Priority कर है ही नहीं दिया। ना। इसका मतलब कि मूर्ख बनाया जाता रहा है पिछले कई सालों से, दशकों से। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट करूंगा ब्रजेश जी, मैं भी इसका भागीदार हूं। मैं इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं, क्योंकि मैंने स्वयं में 4 साल इस डिपार्टमेंट को चला चुका हूं और एस चीफ सेक्रेटरी भी देखा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये कह देना कि वर्तमान संसाधनों से उत्तर प्रदेश में बाढ़ को कभी रोक पाएंगे, जो स्टेटमेंट ऐसा दे रहा है वो असत्य स्टेटमेंट है, वो हो ही नहीं सकता। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि इतने स्पष्टता और बोल्डली एक फार्मर चीफ सेक्रेटरी ने ये बात एक्सेप्ट की। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आपको और 23 करोड़ जनता की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं कि कम से कम जो लोग झूठ बोल के आश्वासन देते थे, झूठ बोलते थे, मूर्ख बनाते थे, आपने सच से पर्दा तो हटाया, इसलिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। ब्रजेश जी, मैं तो सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि ये विषय ऐसा है जो संवेदनशीलता का, कोई राजनीति का नहीं है। ओके। तो इसलिए ये सबको एकजुट होकर सोचना पड़ेगा कि इस बाढ़ के फ्लड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। ओके, मैं अनिल गुप्ता जी को अपने साथ जोड़ना चाहता हूं। चीजें हमने ड्रेजर्स मंगाए थे, ऑल राइट सर, रिवर की ड्रेजिंग हुई, अवैध खनन हुए पिछले। ऑल राइट सर, मेरे साथ एक सेकंड, आईपी सिंह जी बीच में नहीं बोले, आईपी सिंह जी बीच में नहीं बोले, अपनी बारी में बोलिएगा। अनिल गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद है, ये रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट भी उत्तर प्रदेश सरकार में चला चुके हैं। 38 साल की प्रशासनिक सेवा इनकी उत्तर प्रदेश में रही है। आप बताइए गुप्ता जी कि क्या कारण आपको लगता है हर साल बाढ़ आती है, हर साल लाखों लोग बेघर होते हैं, हर साल जन धन पशु सबकी हानि होती है, और हम खाली कुछ अखबारों में पढ़ लेते हैं, सरकारें आती भाषण दे के चली जाती हैं, लेकिन मरता तो वही गरीब है बेचारा। ब्रजेश जी, आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा 70 साल से ये ऐसी समस्या चल रही है। मैं आपको ये बताऊंगा 41 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, 41 साल से कि इस समस्या का, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि इसमें शने शने लोगों को समस्याएं बढ़ी हैं और बाढ़ का जो प्रकोप है 40-41 साल से मैं देख रहा हूँ वो ज़्यादा इफेक्ट किया है। मैं जब पहली बार जिलाधिकारी हुआ एक पूर्वी जिले का 1987 में, उस जगह मैंने देखा पहले बाढ़ बहुत आती थी, लेकिन घाघरा के दोनों तरफ बंधा बना, तो घाघरा जो है अपने दोनों तरफ के बंधों के बीच में रह के वो चली गई और वो सीधे त्रिमुहानी पे, बलिया जिले की बात कर रहा हूँ, वो गंगा जी से उसकी वहाँ पर कन्फ्लुएंस होता है। लेकिन जब मैं कमिश्नर गोरखपुर रहा 2000-2001 में, तो मैंने देखा कि वही घाघरा का तांडव इतना ज़्यादा गोरखपुर के क्षेत्र में होता था, और हर साल जब तक मैं रहा मैंने देखा हर साल इसी तरह बाढ़ का प्रकोप होता था, बड़ी बड़ी बातें होती थी। और उसके बाद मैंने जब फैज़ाबाद में कमिश्नर रहा तो वहाँ भी यही देखा कि जो गोंडा साइड में तराई का, तो कुल मिला के 41 साल में कोई मुझको इसमें सुधार नहीं मिला है। अब उसका कारण जहाँ मैं समझता हूँ, कुछ तो वाटर मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं। हमारी जो साउथ की नदियाँ हैं वहाँ पे जहाँ पानी कम है हमें लिंक करना चाहिए नदियों को, लेकिन वो बड़ा उसमें एक संसाधन की कमी है। लेकिन जो संसाधन उत्तर प्रदेश में हैं, मैं ये बात कहूँगा उनका सदुपयोग कितना हो रहा है। जितने विभाग हैं उनमें से मुझको कहने में संकोच नहीं है कि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा सिंचाई विभाग है, और उसमें भी जब पोस्टिंग के लिए इंजीनियर्स आते हैं, मैंने डीएम कमिश्नर के रूप में देखा, वो सब चाहते हैं बरसात से पहले बाढ़ क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग हो, और बाढ़ में से पहले, जस्ट पहले या बिल्कुल जब बरसात शुरू हो जाती है, नदियों की सफाई का अभियान चले। जब उसमें पानी भर जाएगा तो पता भी नहीं लगेगा कितना सफाई हुई कितनी नहीं हुई। हम लोग जिलाधिकारी के रूप में और कमिश्नर के रूप में देखे हैं उन चीज़ को कि हमको इसका टारगेट दिया गया कि कितनी नहरों के सफाई हुई, कितनी नदियों में डिसिल्टिंग का काम हुआ, लेकिन ये सब काम सब ऐसे ही हो जाता था। और हर साल ये देखा है, जितने मैं 3 जगह कमिश्नर रहा, 3 जगह डीएम के रूप में रहा, बुंदेलखंड को छोड़ दीजिए वहाँ पानी का अभाव रहा,
लेकिन बाकी सब जगह तो एक भ्रष्टाचार है जो ऑलरेडी आप पे संसाधन है उसका उपयोग कितना हो रहा है। और ये एक बड़ा मतलब डिपार्टमेंट ऐसा माना गया जिसमें काफी लोगों को एक समृद्ध होने का एक अवसर मिलता था। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमेशा फ्लड वाले रिलीफ में जाता है। देखिए रिलीफ जो हम दे रहे हैं जिला प्रशासन से देते आए हैं या एज कमिश्नर रूप में सुपरवाइज किया, रिलीफ कभी सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज का। वो रिलीफ कोई भी टेम्परेरी उसको एक मदद मिलती है, वो भी कितने, उसमें भी क्या क्या समस्याएं हैं, उसमें भी कितना भ्रष्टाचार है, क्या चीजें हैं वो हम सबको मालूम है, लेखपाल से लेवल से ब्लॉक लेवल से। तो जो संसाधन है हमारे पास उसका कहाँ उपयोग हो रहा है। पहली बात हम संसाधन मांगेंगे, अगर भारत सरकार हमें और देगी बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन हम जो हम पे है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। मैं अपना पहले जिलाधिकारी का अनुभव बताना चाहूंगा कि तब उस समय के सिंचाई मंत्री जी हेलीकॉप्टर से 64 नंबर कहलाता था बंधा, 64 नंबर उसका किलोमीटर में था बलिया में, वहां लैंड करके देखते थे। उनका एक कमरे का एक जगह होती थी, बंदे बंदे लोग जाते थे, उस पर रोड बन गई थी बलिया में। जो हमारे राजनीतिक बैठे हैं वहां उस क्षेत्र से बहुत से परिचित होंगे, जानते ही होंगे। लेकिन अब हम लोग और जगह बाढ़ के प्रकोप को और टीवी पे भी देखते हैं, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं, जो समस्याएं सर ना हमारे पास कोई विजन है, ना हमारे पास कोई प्लान है, ना हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, और ना हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है, हर साल यही कारण है। हर साल बाढ़ आ रही है। 2020 में हर साल बाढ़ आ रही है और पैसे की लूट हो रही है, पैसे की डकैती पड़ रही है। हर साल लोग मालामाल हो रहे हैं, गरीब मर रहा है। हरनाम सिंह मेरे साथ सर आ गए हैं जी। हरनाम सिंह जी बहुत ही जाने माने फॉर्मर लीडर हैं, किसानों के नेता हैं और भारतीय किसान यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। हरनाम जी बहुत स्वागत आपका। अभी आपने ओपी सिंह जी की भी बात सुनी, ये तो बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, सब चमन है और बढ़िया है, सबको सब कुछ मिल रहा है, कहीं ज़्यादा कोई परेशानी नहीं, और दिन भर मॉनिटरिंग हो रही है और कोई दिक्कत की बात नहीं। आप बेवजह भी तंडा कर रहे हैं, विपक्ष भी चुप बैठा है, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरे ऊपर ही उखड़ रहे थे अभी। हाँ, आपके ऊपर तो इसलिए उखड़ेंगे कि आप सही बात लेके आते हैं। देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है कि अभी हमारे दो पूर्व अफसर बैठे हैं, उन्होंने जो आप उन दोनों लोगों ने कही है बातें, वही मेरा कहना है कि जब सूखे का समय आता है, जब सूखा आ जाता है, तब देखा जाता है पानी कहाँ कहाँ से, कहाँ कुआं खोद दिया जाए, कहाँ बोरिंग करा दी जाए। जब बाढ़ आ जाती है, आज 21 अगस्त है, 21 अगस्त को हम चिंता कर रहे हैं। सितंबर में और भयावह स्थिति होगी। अक्सर सितंबर के माह में ज्यादा दिक्कत होती है। सारे भाइयों को, गरीबों को खाना पानी, राशन, दवा सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए ऐसा है ब्रजेश जी, ओपी सिंह तो कह रहे हैं सबको मिल रहा है। ब्रजेश जी, मैं आप क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं आपको बता दूं, दो विपक्ष तो चुप है, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? दो पूर्व अफसरों ने बड़ी बात कह दिया कि सिंचाई विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की लूट हमने अपने 33 बरस के सामाजिक जीवन में, इतनी लूट कभी नहीं देखी जिस तरीके का आज की डेट में लूट घसूट। क्या बात कर रहे हो? अरे ब्रजेश जी, नारा है गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। ब्रजेश जी, कैसी बातें कर रहे हो? ब्रजेश जी, मैं ब्रजेश जी, मैं देशद्रोह है ऐसी बात कहना। ब्रजेश, अरे ये कुछ नहीं, देशद्रोह। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप पैसे लेके खड़े हो जाओ, आप जहां पर चाहो ग्राम समाज की जमीन पे आप कब्जा कर लो। लेखपाल उसमें जुड़ा होना चाहिए, चौकी इंचार्ज जुड़ा होना चाहिए, थानेदार। पैसे ऐसे नहीं कि नीचे से ऊपर तक नहीं जाते हैं। तो गरीबों को मतलब खाना पानी कुछ मिल नहीं पा रहा? गरीबों को क्या मिल रहा, क्या मिला है 70 सालों में? आपने पहले अपनी ही बात में कह दिया, इस 70 साल में ये नदी आप। पर ओपी सिंह झूठ नहीं बोल सकते, सिंसियर आदमी है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, झूठ क्यों बोलेंगे? ब्रजेश जी, ओपी सिंह से ये पूछ लो कि बाढ़ कहां कहां से आती है, इस पे कितनी बैठक किया इन्होंने, ये बता दें कितनी बैठक किया। इनके जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, कितने कमिश्नर, कितने जिलाधिकारी, जो सामाजिक लोग बताते हैं किस नाले से कहां से पानी आता, किस नाले। ये इनका काम थोड़ी है, ये तो चुनाव लड़ते हैं, ये चुनाव लड़ने का काम करते हैं। ये बाढ़ के क्षेत्र में क्यों जाएंगे? तो बाढ़ क्षेत्र नहीं जाएंगे तो जैसे लोग मर रहे हैं, पैदा हो रहे, मर रहे हैं, रामराज चल रहा है, इसी को तो रामराज कहते हैं। यही तो रामराज है
कि लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, कहीं पानी नहीं है, कहीं पानी से लोग ओके, मर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी आ गए हैं हमारे साथ। भाई वीरेंद्र जी, बाढ़ के क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश में? स्थितियां तो बड़ी विकट हैं। आज आप दोपहर में जो कुछ तस्वीरें मुझे दिखा रहे थे वो तो बेहद चिंताजनक हैं। क्या किया जाना चाहिए, कहाँ चूक हो गई? देखिए, बाढ़ तो आती है, हर साल आती है और हर साल बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और उत्तर प्रदेश बाढ़ के साथ साथ अपने घोटालों के लिए चर्चित है। कभी यहाँ जियो बैग के नाम पर घोटाला होता है, तो कभी बांध बनाने के नाम पर और बह जाने के नाम पर। एल्गिन चरसरी बांध का नाम आपने सुना होगा, पूरे प्रदेश में हर साल वो कटता है और हर साल उस पर कई करोड़ रुपया खर्चा होता है। अभी आजमगढ़ में जब बाढ़ आई, जो बांध टूटा, तो एक्सीएन भाग गया। डीएम एसपी मौके पे जाके फ़ोन करते रहे, एक्सीएन आया नहीं, लखनऊ में आके छुप गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ उसका ट्रांसफ़र हो गया। हजारों लाखों बीघा फसलें जलमग्न हो गई। सिंचाई विभाग एक ऐसा विभाग है ब्रजेश जी, जो नदियों के सफाई के नाम पर सरकार के खजाने की खूब सफाई करता है, हर साल करता है, और जनता के धन से होती है ये सफाई। और मुझे बताइए कि जब 1000 के आसपास गांव प्रभावित हैं, लाखों लोग परेशान हैं, ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही है। इसके अधिकारी डीएम आपदा में भी कमीशन खोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। पीलीभीत से अगर चलेंगे आप, तो जो तराई के इलाके हैं वहाँ तो उसने बहुत नाम किया, लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। तो जब जिला अधिकारियों के स्तर पर सरकारी धन की लूट की जाएगी, तो स्वाभाविक है कि जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। और सरकारों में ऐसे बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग लगातार अच्छी पोस्टिंग पाते हैं, ये भी बड़े पर एक बात बताओ, ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप की प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, कि उसके राज में लाखों लोग प्रभावित हैं, उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। अफसरों से हम क्यों उम्मीद करें? ब्रजेश जी, प्रायोरिटी खाली चुनाव के पहले तक होती है। जो आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, राजनेता, वो सोचता है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो एक बार सिंचाई मंत्री बन जाएं। इतना माल और इतना बजट है कि उससे पेट भर जाएगा कई पुस्तों का, और कई पुस्तों का इंतजाम भी हो जाएगा। एक बार एक स्कूल के मास्टर ने एक मंत्री के बेटे से स्कूल में पूछा, ब्रजेश जी, कि बेटा बताओ बाढ़ और सूखे में क्या अंतर है? तो बेटे ने कहा, मास्टर जी, जमीन और आसमान का अंतर है। तो मास्टर ने पूछा, वो कैसे? तो मंत्री के बेटे ने कहा कि मास्टर साहब, सूखे में पापा कार से दौरा करते हैं और बाढ़ में हेलीकॉप्टर से, ये अंतर है। तो जिस देश में पर हालात मौके पे क्या है वीरेंद्र जी? लोगों को खाना पीना, कुछ राशन सामान, दवाएं, जरूरी सुविधाएं मिल पा रही हैं अथवा नहीं मिल पा रही हैं? हाँ, अब सुविधाओं की बात, जब इस प्रदेश में कोरोना फैला है, डॉक्टर लोगों को छूने को तैयार नहीं है। ये लोग बीमार हो रहे हैं, अगर उनको वायरल भी हो रहा है तो उनको दवाई नहीं मिल पाएगी। राशन पानी कहाँ से पहुँचेगा? जो घर में था वो पानी में बाढ़ में गल गया, बह गया अलग से। हजारों हजार परिवार पलायन कर रहे हैं। लोगों की जीवन की जमा पूंजी सब बर्बाद हो गई, बाढ़ उठा ले जा रही है। बगल आप लखीमपुर, बाराबंकी, सीतापुर और फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आप चलते जाइए, तमाम सारे जिले हैं। लेकिन ब्रजेश जी, हमारे देश की बड़ी विचित्रता है। जिसके पास पैसा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ताकत में है, सत्ता में है, वो अपनी बात अपने ढंग से रखता है। सहमी हुई है झोपड़ी बारिश के खौफ से, और महलों की आरजू है कि बारिश और तेज हो। तो जो गरीब आदमी छप्पर में रह रहा है वो तो 2 बूंद गिरने से डर जाता है, और बड़े बड़े महलों वाले चाहते, बड़ी उमस हो रही, गर्मी हो रही, बढ़िया पानी गिरे, आज जरा छपछपा के मजा आए। हाँ, है ना ना? तो उमा शंकर को कोई फर्क पड़ता है ना ओपी सिंह को? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसी में रहने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग, हाँ, वो इसीलिए आप बोल रहे हैं तो ये लोग ध्यान भी नहीं दे रहे वो हैं। बयान बड़े बड़े दे सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का जो दर्द है वो सरकारों में नहीं बदला। अब ये बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, जरूरी नहीं है कि किसान की मौत बाढ़ में ही डूबने से हो। जिस दिन उसका खेत डूब जाता है उस दिन भी उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसकी फसल डूब जाती है, उसकी 6 महीने की कमाई चली जाती है।
और किसान की आय जब से हम पैदा हुए तब से देख रहे हैं सरकार दुगनी कर रही है और आज तक दुगनी नहीं हुई। अफसर और मंत्रियों की आय कई गुना बढ़ गई और ये उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य में मंत्रियों अफसरों के पास खूब मोटा माल आ गया और किसान दुबला पतला कमजोर होता जा रहा है। तो ये ब्रजेश जी सच्चाई है। अब 4 लाइन कहूँगा आज। नहीं, ओपी सिंह काफी देर से बेचैन है बोलने के लिए, बस आप बात खत्म करें फिर चलते हैं उनकी तरफ। देखिए, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना रोजगार मिलता है और झूठे दिलासे देता हुआ हर एक सरकार मिलता है और न बरसे जो पानी तो सूखा पड़ जाता है और जो हो जाए बरसात तो फिर मुफ्त में बाढ़ मिलता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी सिंह जी, आप मुझे बताइए कि अगर कोई ज़रूरी प्रबंध आपने किए होते, अगर कुछ इंतजामात किए होते, आपने राहत सामग्री तक के वितरण के अगर कुछ पर्याप्त इंतजामात किए होते तो आज लाखों लोगों को इतनी बड़ी विपदा में अकेले नहीं छोड़ा जाता। ब्रजेश जी, इसके पहले कई मुद्दों पर बात हुई, भ्रष्टाचार के बारे में बात हुई, बाढ़ नहीं आएगा इस पर भी बात हुई और अब बात आ रही है कि गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है। मैं एक एक बिंदुओं पर जाना चाहता हूं, मैं बहुत सफाई नहीं देना चाहता, लेकिन एक मैं आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं और आपसे कोई बात छिपी नहीं। आप कैसे एडिटर हैं जो हर चीज को जानते हैं। अच्छा, इस सरकार के पहले जो सिंचाई विभाग के बारे में पूर्व जिलाधिकारी और अधिकारियों ने बताया, बिल्कुल सही बताया। नहरों की प्रत्येक वर्ष से सफाई होती है। 22 से 23 करोड़ रुपया नहरों की सफाई पर खर्च होता था। 2019 और 20 में आंकड़ा मैं बोलूंगा, कल फिर आप मुझसे मिलेंगे, नहरों की सफाई में उत्तर प्रदेश में मात्र 6 करोड़ रुपया खर्च हुआ। जिन अधिकारी लाखों रुपया दे करके मनचाहा पोस्टिंग चाहते थे, उन अधिकारियों को बैठा करके इस विभाग के मंत्री, जिनको एक ईमानदार मंत्री के रूप में जाना जाता है, महेंद्र सिंह ने, यह बात आपको भी पता है और सारे लोगों को पता है कि उन्होंने बैठा कर पूछ करके वही तुरंत उनकी नियुक्ति किया। मैं बहुत भ्रष्टाचार के बारे में नहीं जानना चाहता। किसी का 70 साल का अनुभव है, किसी का 41 साल का अनुभव। पर आपको हो गया 4 साल सत्ता में आए, आप दूसरों पे कीचड़ फेंक के नहीं भाग सकते। जिम्मेदारी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी आपकी फिक्स होगी। देखिए ब्रजेश जी, अभी आप विपक्ष से आप ले रहे थे ना, बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप बात कर रहे थे ना, एक सज्जन भय भूख भ्रष्टाचार जो उनके नेता बोलते हैं उसको बोल गए और एक सज्जन FIR के बारे में बोल के चले गए। हम तो ये चाहते थे कि विपक्ष के लोग आएंगे इस चैनल पर तो कुछ बाढ़ के बारे में ऐसा सुझाव देंगे, कुछ ऐसी कमियां बताएंगे, लेकिन ये कि झांकी रही भावना जैसी प्रमुहूर्त देखी थी तैसी आते ही आपने बोल दिया लाखों लोग। आपकी भी वही भावना है कि जनता मर रही है तो मरती रहे, जनता बेसहारा पड़ी है तो पड़ी रहे। आपको सवाल विपक्ष से करना है, बजाय अपनी सरकार, अपने प्रबंध तंत्र, अपने सिस्टम, अपने अधिकारियों पर नकेल कसने के। आपका हमेशा ही ध्यान विपक्ष पे रहता है। अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? ब्रजेश तो कह रहे थे हमारी सरकार बनवाओ, सब ठीक कर दूंगा। आज क्या हो गया? आज आप कह रहे हो कि IP सिंह उमाशंकर जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदार थे, इसीलिए तो जनता ने इनको हटा दिया और आपको ले आए। ब्रजेश जी, 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए। मैं विपक्ष पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, भगवान से प्रार्थना की ऐसी उनकी सद्बुद्धि बनी रहे। दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार पर आप ये देख रहे हैं कि जो जो मामले सामने आ रहे हैं, भाई साहब भ्रष्टाचार गए तेल लेने। मुझे अपने लाखों भाई बहनों की चिंता है जो भूखे प्यासे हैं। तो लाखों भाइयों बहनों की चिंता है। एक बार जो है अपने चैनल से आप इसको दिखवाइए कि क्या जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए नाव। अरे 3-4 दिन से तो दिखा रहा हूँ, रोज चिल्ला रहे हैं हमारा चैनल, आप सुन कहाँ रहे हो? इसीलिए आज मुझे डिबेट करने आना पड़ा। ब्रजेश जी 1 सेकंड रुक जाओ। हरनाम सिंह रुक जाओ। बिल्कुल 40 से 50 किलो तक का राशन किट दिया जा रहा है पीड़ितों को। उनको 10 किलो आलू, 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल। किसको दे रहे हो भैया? कहाँ दे रहे हो? टोकन में बांट के सबको बांट दिए, शिविरों में दे रहे हैं। अच्छा, तो ये सब बाकी लोग झूठ बोलता है। बांटे शांत। IP सिंह, OP सिंह की माने तो सब कुछ चमन है। 10 किलो आलू, 10 किलो आटा, सब सामान, सब चीज मौजूद है, सब पहुंच रहा है, कोई समस्या नहीं है। फिर आप ये क्यों स्यापा फैला रहे हैं?
देखिए, कहा गया ना कि रोम जल रहा था, नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीम 11 जो कोविड को देखती है वो अपने में मस्त है। और रही भ्रष्टाचार की जो बात हुई है, तो भ्रष्टाचार को लेकर योगी की भी बड़ी छवि अच्छी बात होती है। कोई ऐसा मंत्री नहीं जिसके बारे में बीजेपी ये प्रचारित न करे कोई ईमानदार नहीं है। महेंद्र सिंह ने 6,500 करोड़ का अभी सिंचाई विभाग का टेंडर किया, 9 कंपनियां उसमें शामिल हुई, 3 कंपनियों को मोटा पैसा लेकर काम आवंटित कर दिया गया। वो कंपनियां दिल्ली की और गुजरात की हैं। तो आतंक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है सरकार। जो बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि आपदा में अवसर ढूंढना, तो आपदा में ये अवसर ढूंढकर पैसा बनाने का काम हो रहा है, ना जो मजबूर किसान है जिसकी फसल डूबती है। बीरेन्द्र जी ने कहा कि उसकी मौत के बराबर, किसान की मौत के बराबर उसकी स्थिति हो जाती है, न उसके पास दवाई है, न उसके पास राशन है, न कोई उनकी सुध लेने वाला है, और विपक्ष जाता है तो ये सरकार एफआईआर दर्ज करके लाठियों से पीटकर उसे बंद करने का काम करती है। पर ये ओपी सिंह बार-बार आप पर ये तंज क्यों कसते हैं कि विपक्ष तो कुछ नहीं बोल रहा, विपक्ष तो कुछ नहीं बोल रहा है, इस तरह का कमेंट आपके ऊपर क्यों करते हैं? ये जो पूर्वांचल की बाढ़ को लेकर लगातार संघर्ष करते थे, और एक बार बमुश्किल वो बाढ़ क्षेत्रों का दौरा उन्होंने, वो भी जो उनके चिन्हित जिले हैं, ओपी सिंह जी बिल्कुल दूंगा टाइम। तो बलरामपुर अपने मठ पर जाते हैं, वहां से गोरखपुर जाते हैं, और गोरखपुर के बाद सीधे मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस जाते हैं। उनके सारे ओके आईपी सिंह जी, थैंक यू, निकाल लीजिए। इसके सिवा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, लखीमपुर में क्या हो रहा है योगी डजन नो। आप उसके बाद मेरठ के बारे में पूछिए, ही डजन नो। आप उनसे हमीरपुर के बारे में पूछिए, वो नहीं जानते। आप झांसी के बारे में पूछिए, वो नहीं जानते। कानपुर के विक्रु कांड के बारे में वो नहीं जानते। आजमगढ़ में 130 गांव डूब गए, योगी जी नहीं जानते। और कागजों पर अखबारों में, न्यूज चैनलों पर, प्रचार में, पूरे देश में योगी से सिंह जी थैंक यू। ओके उमाशंकर पांडे, ओके उमाशंकर, आप मुझे बताओ, बाढ़ में लाखों लोग परेशान हैं, उन तक खाना पीना, राशन, जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा है। कागज में हम भले कह दें कि हाँ हमने सबको बांट दिया है, पर ग्राउंड में एक्चुअली में स्थिति बहुत खराब है। हमारे रिपोर्टर्स जिस तरह की खबरें और लोगों के बयान, वीडियो स्टेटमेंट भेज रहे हैं, ये बहुत स्तब्ध करने वाली बात है। निश्चित रूप से ब्रजेश जी पीड़ादायक है। और देखिए, इसी सब चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने विधानसभा का सत्र भी इतना संक्षिप्त रखा। पहला दिन कंडोलेंस में निकल गया, आज भी शुरुआती दौर में ही बंद कर दिया गया, कल का अंतिम दिन है। विपक्ष इन मुद्दों पर आवाज़ न उठा पाए, इसलिए विधानसभा का सत्र कोरोना के पर्दे के पीछे छिपकर इन्होंने बिल्कुल छोटा बुलाया। और डॉक्टर महेंद्र सिंह की बात कर रहे थे, वो बाढ़ मंत्री हैं, जल मंत्री हैं, उनकी बुद्धिमत्ता देखिए। ये इस बाढ़ में भी, हम आप चिंता कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बाढ़ में भी धर्म घुसा देती है। जल मंत्री जी ने कहा कि आप तटबंधों की सुरक्षा करने के साथ साथ नदियों की पूजा भी करिए। नाम के पहले डॉक्टर है, वो लड़ने के लिए नदियों की पूजा करके उसमें भी धर्म घुसा दिए। जनेश्वर मिश्रा जी की एक बात मुझे याद आती है पूर्वांचल के बारे में। उन्होंने कहा था कि पूर्वांचल सिर्फ इसलिए पिछड़ा है कि वो अपने लिए धार्मिक बादशाहत और राजनीतिक बादशाहत ढूंढती है। वो इसी बात में खुश हो जाती है कि हमने प्रधानमंत्री बना दिया। इसीलिए पूर्वांचल के 10 जिलों में से, प्रदेश के 10 जिलों में 9 जिले पूर्वांचल के सर्वाधिक पिछड़े हैं। पर यह विपक्ष के लिए मुद्दा क्यों नहीं है उमाशंकर जी? मेरा दर्द समझिए। अभी ओपी सिंह ने कितनी ठसक से कहा कि ब्रजेश मिश्रा तुम क्यों चिल्ला रहे हो, विपक्ष तो शांत है। ये बात मुझे चुभती है कि मैं क्यों बोलूं, आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? अजय कुमार लल्लू जी लगातार इन सारे बाढ़ग्रस्त इलाकों में गए हैं, सारे वीडियोज और आप सबने चैनलों पर चलाया है, हर जगह हो जा रहे हैं। और इतनी आगे भी इसको कुछ बड़ा मुद्दा बनाओगे या ओपी सिंह की बात ठीक है? तो है अभी कल जो है ब्रजेश जी, कल हमने इसी मुद्दे पर, यूरिया, बाढ़, इन सब मुद्दों पर कल हमने पूरे प्रदेश के कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिलवाया। ये कल की बात है। लेकिन विपक्ष को दबाने का जो षड्यंत्र करते हैं, आप देखिए सपा के ऊपर एक भी एफआईआर नहीं है, एक भी इनका नेता जेल नहीं गया। मैं कोई तांट नहीं कर रहा हूं,
लेकिन आप भाजपा की परेशानी समझिए। अजय लल्लू जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस चल रही है उसमें देखिए अजय लल्लू जी को 1 महीने जेल इन्होंने भेजा, एक प्रवक्ता को हमारे जेल भेजा। मुश्किल से आपको याद अरे है। रुक जाइए आईपी सिंह जी, ट्विटर से नीचे आइए। सोनिया राहुल से ऊपर अरे किसी आप दूसरे ट्विटर से से कोई नीचे परिचय नहीं है। आप ट्वीट बाबू चार हैं, विधायकों पर है, एक म्यूट 4 बाबू विधायकों हैं। की बात करिए। अरे चुप रहिए। 4 विधायकों नहीं, तक आप टिप्पणी ऐसे नहीं की बोल सकते जाए। उमा। कहीं दिखते उससे हैं ज्यादा ट्विटर के नीचे। उमा शंकर ऐसे नहीं बोल सकते आप। अरे ट्विटर के नीचे आईपी सिंह जी कहाँ दिखते हैं? अखिलेश यादव जी, क्या बात करते हैं? अखिलेश यादव जी ट्विटर के अलावा उतरते हैं नीचे क्या? अपने गिरेबान में अरे कहाँ ट्विटर के? अरे गिरेबान अब आप शोभा नहीं देता। लोकसभा की कल तक आप भाजपा करते थे, आज सपा कर रहे हैं। आप चुप रहिए, आपकी कोई विचारधारा नहीं है। आप कभी कहते हो परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे और कभी कहते हैं राम का अस्तित्व नहीं है। ये कौन सी बेशर्म वाली बात है? आपके पास नहीं है। अरे आप कभी कहते हो कि भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएंगे और दूसरे ही दिन कहते हो राम का अस्तित्व नहीं है। ये तो आपका दोहरा चरित्र है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? नहीं, आप आराम से बात करें, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा आईपी सिंह को आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप ही कह रहे हैं, राम आईपी का सिंह जी। अस्तित्व भगवान कृष्ण का अस्तित्व है। अरे आप ही ने कहा, परशुराम ओके। का ही अस्तित्व लोटन है। रानी साहब जी ने ये बोला है, अस्तित्व न अपने मानने बयान, वाली अपने पार्टी के श्रीमती बयान को सोनिया देखते हैं गांधी कि हो सकती है। अरे आप रॉबर्ट अपने पार्टी का, वाड्रा, मैं जानता हूं। वाड्रा और प्रियंका देखिए वाड्रा प्रियंका हो जी ने सकती कहा है। कि आप अघोषित राहुल- प्रवक्ता हैं राहुल भाजपा के। गांधी हो सकते हैं। भारत बसपा और समाजवादी सपा पार्टी भाजपा के भगवान अच्छा अघोषित मत करो, प्रवक्ता छोड़ हैं। दो, छोड़ दो, इसलिए आप शांत हो जाओ, ट्विटर दोनों लोग से को चुप नीचे कराओ, आ रहे हो। चुप चुप और चुप मायावती जी रहो, कभी चुप रहो, चुप रहो, रहती हैं, शांत हो कभी जाओ। साइलेंट रहती हैं। ओके, शांत हो तो जाओ। मायावती जी म्यूट ओके, या साइलेंट थैंक यू। और आप ट्विटर बाबू। अगर नहीं मानोगे तो कभी आवाज आप बंद कर कहते हो दूंगा। परशुराम जी की ऐसा मूर्ति करो, सुनो, लगाएंगे, इनकी आवाज बंद कभी करो आप दोनों की। कहेंगे राम जी का अस्तित्व इनकी दोनों की आवाज बंद करो, ये मान लेंगे नहीं। ओके, दीपक सिंघल जी को लाया जाए। भाई दीपक सिंघल जी, आप मुझे बताइए, कुछ सुझाव दीजिए कि इमीडिएट राहत उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को कैसे मिले, हम क्या तरीका अपनाएं ताकि हम लोगों को राहत तो बांट पाएं। भाई आईपी सिंह और उमाशंकर पांडे शांत हो जाओ, दोनों की आवाज मैंने बंद कर दी है, कोई फायदा नहीं। दीपक सिंघल जी बोलिए आप। देखिए ब्रजेश जी, मैंने जैसे अब कहा अब तो बाढ़ आ गई, तो इसके जो राहत बांटने का कार्य तो है, ये तो वहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिविजनल कमिश्नर्स और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को जितने गंभीरता से माइक्रो प्लानिंग करके, विशेषकर कोरोना का समय, संकट का समय अलग है, और जो एनडीआरएफ की टीम्स होती हैं, पीएसी हैं, सब लगा के इसकी बहुत स्टैंडर्ड ड्रिल है जो हर वर्षों में यूज़ होती है। तो ये देखना है कि अधिकारियों में जितनी ज़्यादा संवेदनशीलता होगी, राजनीतिक व्यक्तियों में जितनी ज़्यादा संवेदनशीलता होगी और जितनी ज़्यादा समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे, यही मौके पे इस समय संभव है। संसाधनों की कमी ना है, और विशेषकर देखिए इसमें खाली किसानों के फसल के साथ साथ जो पशुओं के जो प्रॉब्लम होती है, पशुओं के लिए बीमारियां होती हैं, और आने वाले समय में मिक्स जो बीमारियां होंगी, जो बाढ़ से बीमारियां आती थी, साथ में कोरोना की बीमारियों का मिक्स संकट है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो जब बाढ़ का जो क्षेत्र आ गया, लेकिन मेरे को आपकी पूरी बहस में मैं फिर आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इसका कृपया इतने गहन सब्जेक्ट का राजनीतिकरण बिल्कुल ना हो। मुझे अभी भी सुनते सुनते मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि सभी लोग सिर्फ राजनीति, इसमें भी राजनीति खोद रहे हैं। बाढ़ का मैनेजमेंट बहुत स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, सारी दुनिया में अलग से हो रहा है। हमारे एक विनम्र साथी कह रहे थे कि साहब नहरों की सफाई हमने 22 करोड़ की जगह 6 करोड़ में कर दी। नहरों की सफाई का नदियों से कोई लिंक नहीं होता है। नहरों और नदियों के बीच में अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं डिफरेंस, तो फिर मेरे ख्याल से राजनीतिक व्यक्तियों को इसकी एक कार्यशाला होनी है, बहुत जरूरी है कि नहर क्या है और नदी क्या है, और नदियों में सिंचाई क्यों बाढ़ विभाग आती की है। बात हुई थी, तब मैंने कहा। जो अवैध रूप से जितने जो अवैध रूप से खनन होते हैं, और उसके सिल्टिंग के बारे में देखिए, सिल्ट जो नदियों की सिल्ट होती है, उसका नो बाढ़ नो, को उमाशंकर लेना हो प्लीज, जाएगा। उमाशंकर ये प्लीज, चीज प्लीज सबको समझने की आवश्यकता है। आप बोले सिंघल साहब, कंटिन्यू। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि ये मैं किसी के विषय नहीं कर रहा हूं, तो इसका पूरा ज्ञान लेते हुए, और नदियों के बारे में, नदियों में 3 चीज मैं आपसे कहूंगा कि नदियों की आप यही 3 आंकड़े निकलवा लीजिए कि पिछले 6 महीनों में नदियों की कितनी ड्रेजिंग हुई, कौन सी नदी की ड्रेजिंग हुई, क्या घाघरा की ड्रेजिंग हुई, क्या गंगा की ड्रेजिंग हुई, किसी नदी में कोई ड्रेजिंग हुई, कोई करेक्शन हुआ। पूरी उत्तर प्रदेश में अवैध खनन होते होते 10 साल से, जो भी होता रहा 20 साल से, जैसे अनिल गुप्ता साहब भी कह रहे हैं, तो नदियां टेढ़ी हो गई हैं। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि एक नदी पे एक तरफ 3 फीट है, दूसरी तरफ 6 फुट का गड्ढा हो गया।
तो ये जो पूरा डीप मैनेजमेंट का इशू है, इसमें जैसे आपने ब्रजेश जी खुद कहा, टेक्नोलॉजी से आपका पूरा ज्ञान लेते हुए, और कम से कम इस वर्ष में तो सिर्फ मैनेजमेंट हो सकता है जो कुछ है, लेकिन मेरे सभी जनप्रतिनिधियों से विनम्र निवेदन है कि चाहे उसके लिए बाढ़ के लिए अलग से आयोग बन जाए, लेकिन पूरा बाढ़ मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट सभी आप जब प्रमुख सचिव सिंचाई थे माइक्रो प्लान के तो मुझे याद है कि एक एकीकृत कमांड सेंटर बनाया गया था, कैसे लगे, सारे ऐसे सेंसिटिव प्लेसेस पर लाइव कैमरे लगाए गए थे, उनकी मॉनिटरिंग लखनऊ से हो रही थी। तो ये सब क्या हुआ कि जब इतनी मॉनिटरिंग और इतनी देखभाल, इतना बड़ा हाईटेक कमांड सेंटर बना था करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके, ये सब तो मिट्टी हो गया, काम तो कुछ आया नहीं। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपने खुद उस कमांड सेंटर को एक बार देखा था। हम लोगों ने एक कोशिश की थी जब इजराइल से गए लेके आए थे इस टेक्नोलॉजी को, आपकी जो है जो कमांड सेंटर है उससे सब कुछ मॉनिटर हो सकता है। दुर्भाग्य की बात है, जितना मेरे को जानकारी है उस कमांड सेंटर का जितना यूटिलाइजेशन करना चाहिए वो यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, तो आज के अधिकारी ही बता पाएंगे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कमांड सेंटर के माध्यम से सेंसर्स लगा के पूरा आपकी प्रेसिपिटेशन से लेके कितनी वर्षा होनी है, कितना पानी इकट्ठा होगा, बाढ़ का पानी कहाँ इकट्ठा होगा और कितने घंटे में कहाँ पहुंच जाएगा, सारा कमांड सेंटर में लगा हुआ है। तो अगर ये चीज सारी पब्लिक के बीच में, पहले देखिए जैसे लोग बाग क्या करते हैं, बाढ़ का पानी मान लीजिए आपका नेपाल से एड्रेस हुआ तो उसके बाद 4 दिन बाद फलां स्थान पे पहुंचेगा, फलां स्थान पे पहुंचेगा। अगर पहले से लोगों को पता रहता है और पूरी सूचना हो जाती है तो इतना जन माल की हानि नहीं होती है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अब अगले वर्षों के लिए कम से कम उचित रूप से टेक्नोलॉजी का प्रयोग, उचित रूप से ड्रेजिंग का, नदियों का सब्जेक्ट को पूरा अध्ययन करते हुए और पूरा चीज को एक प्लान बनाते हुए और उसके संसाधन। सर अनिल गुप्ता जी, मैं आपसे सर जानना चाहता हूं, अगर आप आपके पास कोई सुझाव है? पूछ लें गवर्नमेंट से, ओके, तो गवर्नमेंट से 250 करोड़ से ऊपर खर्च, ओके, 250 करोड़ अनिल से ऊपर गुप्ता खर्च जी, नहीं कोई किया है। सुझाव आपके पास कि आने वाले समय में हम निपट लें? देखिए ब्रजेश जी, जैसा मैंने कहा, मेरा जो फील्ड का अनुभव है 2016 अंत तक का है, और उससे पहले जो समस्या बाढ़ की है सभी सरकारों में रही है। 2016 के बाद मुझको जो जानकारी है वो समाचार पत्रों या मीडिया से है। मैं ये कहना चाहूँगा, हर जिले में बाढ़ की एक योजना बनी हुई है। प्रदेश स्तर पर भी जो सर्वोच्च स्तर होता है बाढ़ के संबंध में, बाढ़ आने से पूर्व उसकी आशंका जताते हुए मीटिंग होती है, मार्ग निर्देशिका जारी होती है, और हर डिस्ट्रिक्ट में अगर उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर लें, जिसके लिए संसाधन भी मौजूद होते हैं जी, तो इसमें काफी रिलीफ दी जा सकती है। लेकिन बड़े कैपिटल इंटेंसिव वर्क, जो उसको हम कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं, वो लेने एक अलग पहलू है जो वाटर मैनेजमेंट से एक मैक्रो इशू है। लेकिन माइक्रो इशू ये है जिससे लोगों को बड़ा फायदा होगा कि जो बाढ़ की योजना प्रत्येक जनपद में बनी है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, और जो सिंचाई विभाग के लोग हैं, क्योंकि मेरा अनुभव 2016 से पहले का है, मैं इस बात को स्वीकार करूंगा, 2016 के बाद का मेरा डायरेक्ट अनुभव नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का। 16 से पहले जितने बाढ़ सिंचाई विभाग के लोग थे, जहां किसी जगह अच्छी तरह इंप्लीमेंट हुई योजना, अच्छा काम हुआ, वहां विभागीय अधिकारियों ने भी अच्छा काम किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी किया, डिविजनल कमिश्नर ने भी किया। लेकिन अधिकांश स्थान पर जिस तरह के लोग तैनात हुए, जिस तरीके से बाढ़ को डील किया या उसके लिए तैयारियां की गई, वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती थी। और राजस्व परिषद चेयरमैन के रूप में मैंने देखा कि जब रेवेन्यू मशीनरी इन्वॉल्व होती थी और वो राहत बांटने का काम करती थी, बहुत साइंटिफिकली बहुत से डीएम्स ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको बताऊं, डीएम गोरखपुर ने हर छत पर गोरखपुर जिले की मार्क कर दिया था कि जब वो उनको लिए खाना पहुंचाया जाएगा, चाहे हेलीकॉप्टर से जाएगा, कैसे भी जाएगा। उस समय मुझे याद पड़ रहा, भाजपा सरकार थी, राम प्रकाश गुप्ता जी शायद माननीय मुख्यमंत्री थे। उस समय जो डीएम ने काम किया था, वो भी बता दूं, देवेश चतुर्वेदी थे। जितनी छतें थी गोरखपुर शहर के, उन पर निशान लगा हुआ था कि किस तरीके से राहत बांटाई जाएगी। मेरा केवल कहने का मुद्दा यह है कि जहां बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उसी योजना को इंप्लीमेंट करते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ऑलराइट सर, और वो किया जा सकता है जी, प्रोवाइडेड वो उसको करना चाहे। ऑलराइट। हरनाम सिंह, मैं आपसे समझना चाहता हूं, भाई ओपी सिंह तो बता रहे हैं कि सब ठीक है। देखिए ऐसा है
ये क्यों गलत कहेंगे भाई, सीनियर आदमी है। ब्रजेश जी, ओपी सिंह जी को अभी हम 4 जिलाधिकारियों के नंबर दे देंगे इसी लखनऊ मंडल के, लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी और गोंडा। ठीक है, उनके नंबर दे देंगे। टीवी पे बता रहे हो सकता सुन रहे हो तो कल से नंबर उठा लें। ये 4 जिलाधिकारी अगर फोन उठा लेंगे, ओपी सिंह को बता दो कि अगर उठा लेंगे तो मैं जो आप डिबेट पे सजा देंगे जितने लोग बैठे हैं, मैं उस सजा को स्वीकार कर लूंगा। अब बोल दिए हो तो उठा लेंगे। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, अच्छा, फोन भी नहीं उठाते ये लोग? नहीं उठाएंगे। ये अगर उठा भी लेंगे तो इनका चपरासी गार्ड उठाएगा, कहेंगे साहब जो है मीटिंग कोरोना की मीटिंग में है। अच्छा, कोरोना की मीटिंग में? कोरोना की मीटिंग में है। ये नई फार्मूला हो जाए। हाँ, बस इतना ही। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके के माहौल में आप देख लो, यूरिया की क्या है। हाँ, लाठियां चल रही हैं। लाठियां नहीं चल रही। ये कह रहे थे कि यूरिया आज 350 की यूरिया बिक रही है। गन्ने का देख लो, 10 रुपए के रेट की बात भारत सरकार ने कही है, और ये कहा है कि 10। पर ये तो कह रहे हैं कि बाढ़ में सबको खाना पानी, आलू 10-10 किलो बता रहे हैं, आलू भेजा है, मिला? इनको पता ही नहीं है। अच्छा, इनको कुछ पता ही नहीं है। ये लखनऊ तक बस सरकार बढ़िया चल रही है। आप ब्रजेश जी, मैं आपके जहां चैनल पे बैठा हूं, यहां से 60 किलोमीटर दूरी सीतापुर आप चले जाओ। इनको, ओपी सिंह को कल हमारे साथ भेज दो, लेके जाएंगे। और बताओ, जाओगे भाई ओपी सिंह? योगी जी ओपी सिंह जाओगे? बिल्कुल भाई, जाओगे इनके साथ? बिल्कुल जाएंगे। ये चलेंगे और इनको हम दिखा देंगे, और वहीं से ये कह देंगे कि आज हम भाजपा छोड़ रहे हैं। अब ऐसा भी ना कहो। अरे मैं कह रहा ऐसा हूं, ना कहो, ये कह देंगे वहीं। ना ऐसा ना कहो। इनकी आत्मा नहीं, वो दर्द देख के इनकी आत्मा नहीं स्वीकार करेगी कि मैं उस पार्टी में। कहाँ आप गए थे? हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाजपा आप सबका, बहुत जहाँ धन्यवाद गए हो, अपनी कीमती राय रखने के लिए। बहनों भाइयों, कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं डिबेट के इस सत्र को समाप्त करने से पहले आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मास्क जरूर पहनें, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथ लगातार धुलते रहें। बाढ़ की विभीषिका से हमारे हजारों लाखों भाई बहन फंसे हुए हैं। आप लोग यथासंभव कोशिश करें कि इनकी खूब मदद पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।